इस बार का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है 2019 का, तो 2019 के लोकसभा में सबसे ज्यादा फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब आज तक, आजादी से लेके आज तक सबसे ज्यादा फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है। और सबसे ज्यादा जो यदि आप बात करेंगे तो वो ओनली 14% है। बहुत चौंकाने वाला स्टैटिस्टिक्स है कि सबसे ज्यादा इस साल फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इस बार फीमेल गई हैं आपके पार्लियामेंट में, और तब भी रेशियो आपका 14% है। यदि ग्लोबल डेटा से आप कंपेयर करेंगे तो हम बहुत पीछे हैं। ग्लोबल डेटा में फीमेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 24% है। मतलब आप 14% पे हैं, और ग्लोबली जो हम बात कर रहे हैं डेटा का, वो 24% बता रहा है। मतलब अभी भी हम 10% कहीं ना कहीं लैकिंग हैं। इसके साथ साथ एक और फ्राइटनिंग स्टैटिस्टिक्स बताता है राइटर कि 1950 में जब पहली बार आपका लोकसभा बना था, लोकसभा का गठन किया गया था, लोकसभा गठित हुआ था, तो उस समय मात्र आपके पास 5% फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी। मतलब मात्र 5%, 100 में से पांच पांच फीमेल जो थी वो आपके लोकसभा में गई थी जब पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था। तो यदि आपका मैथमेटिक्स ठीक ठाक है तो आप 1950 से लेके 1950 से लेके अभी जो भी 2019 का ही डेटा मान के चलें, तो मात्र आप 9% का इंक्रीमेंट किए हैं, क्योंकि अभी आपके पास 14% है। इसके साथ साथ राइटर एक और बात का एक और एग्जाम्पल देते हैं जिससे समझ में आ जाएगा कि हम कितने पीछे हैं। उन्होंने बोला है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया, ये तीन ऐसी कंट्री हैं जहां पे फीमेल को उतना ज्यादा इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता है। और इंडिया के कंपेयर में फीमेल की कंडीशन वहां पे खराब है, चाहे पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, सऊदी अरबिया की बात करें। लेकिन स्टैटिस्टिक्स की बात करिए कि वहां पे फीमेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो अफगानिस्तान में 27.7% है, पाकिस्तान में 20.6% है, और सऊदी अरबिया में 19.9% है। मतलब आप समझिए कि आपका कहाँ 14 और कहाँ 27.7, 20.6 और 19.9। मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरबिया से भी वर्ष कहानी है आपकी। बात यहीं पे नहीं रुकी है, राइटर ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट हैं आपकी आपकी कंट्री में जहां से एक भी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में। और उसमें वो एग्जाम्पल देते हैं त्रिपुरा का, उसमें वो एग्जाम्पल देते हैं नागालैंड का, उसमें वो एग्जाम्पल देते हैं हिमाचल प्रदेश का, उसमें वो एग्जाम्पल देते हैं अरुणाचल प्रदेश का, उसमें वो एग्जाम्पल देते हैं जम्मू एंड कश्मीर का। ये 5 ऐसे स्टेट हैं जहां से आज तक एक भी फीमेल एमपी बन के आपके लोकसभा में नहीं आई हैं। और नागालैंड के बारे में तो यहां तक राइटर ने बोल दिया है कि वहां पे आज तक एक फीमेल एमएलए तक नहीं बनी है। मतलब कोई भी फीमेल आज तक एमएलए नहीं बनी है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में भी नहीं गई है। नागालैंड का पर्टिकुलरली एग्जाम्पल लिया जाए तो अब कहा यह जाता है कि जो वुमेन बिल आया था, वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था, मतलब फीमेल को रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी, वो 22 साल पहले कहा गया था 1996 में। 22 साल पहले ये बिल आया था, बिल को पास नहीं होने दिया गया 1996 में। 1998 में बिल आया था, बिल को पास नहीं होने दिया गया। 1999 में बिल आया था, बिल को पास नहीं होने दिया गया। 2008 में बिल चौथी बार आया और उसके बावजूद इसको पास नहीं होने दिया गया। इतनी ज्यादा सुपर पॉलिटिक्स कराई जाती है। तो 4 बार फीमेल को रिजर्वेशन देने की बात कही गई और 4 बार आया और 4 बार उसको पास नहीं करने दिया गया। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस थे। उसी में एक एग्जांपल शरद यादव का दिया गया है। शरद यादव ने कहा था कि डू यू थिंक दिस वुमेन विथ शॉर्ट हेयर विल वर्क फॉर वुमेन, स्पेशली फॉर आवर वुमेन। कहने का मतलब कि क्या, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत निंदनीय बयान इसको हम कह सकते हैं, कि उन्होंने बोला कि क्या आपको लगता है कि जो शॉर्ट हेयर की वुमेन है वो हमारी वुमेन के लिए काम कर सकती हैं, स्पेसिफिकली गांव की वुमेन के लिए। उनका एक्चुअली हिंट इसकी तरफ था कि जो शहर की महिलाएं रहती हैं उनको इतना ज्यादा समझ नहीं होगा कि गांव की महिलाएं एक्चुअली किस तरीके से सफर करती हैं, और इसी वजह से उनके लिए वो शायद पॉलिसी नहीं बना पाएंगी। अब इसका रीजन राइटर ये बताते हैं कि देखो, क्या महिलाओं को रिजर्वेशन देना जरूरी है, इस पे एक क्वेश्चन करते हुए वो आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी तो उसमें टोटल नंबर थे 389 मेंबर्स। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे, जिसमें से मात्र 15 महिलाएं थी। हालांकि मुस्लिम लीग अलग हो गया तो नंबर और कम हुआ,
लेकिन 389 का भी फिगर लेके चलिए तो मात्र 15 महिलाएं ऐसी थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर थी। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया ये कि क्या उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इससे उस वहां की जो महिलाएं थी वही सोचने लगी, वहां की जो फीमेल थी, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो सोचने लगी कि यदि रिजर्वेशन हम ले लेते हैं, हालांकि उनको बहुत संकोच था रिजर्वेशन के मुद्दे को उठाने में, और उन्होंने ये सोचा कि यदि हम रिजर्वेशन की बात करेंगे तो हमारी अपनी इंटेलिजेंस और हमारी अपनी कैपेसिटी जो है उस पर सवालिया चिन्ह लगेगा, उसको अंडरमाइन कर दिया जाएगा। तो उन्होंने भी रिजर्वेशन की बात नहीं कही, उनको लगा कि हमारे इंटेलिजेंस और हमारी कैपेसिटी पे सवालिया चिन्ह लगेगा, उसको अंडरमाइन करने वाली बात आ जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि विजय लक्ष्मी पंडित और ये सरोजनी नायडू, ये दो ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने साबित कर दिया कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उनको किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। इस पे राइटर काउंटर करते हैं और राइटर बोलते हैं कि ये सरोजनी नायडू की बात करें या विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें, ये एक्सेप्शनल कैटेगरी में आती हैं। हर एक महिलाओं को हम इससे रिलेट नहीं कर सकते हैं कि जितनी महिलाएं हैं सभी वो सरोजनी नायडू बन जाएंगी और विजय लक्ष्मी पंडित बन जाएंगी, इसीलिए उनको रिजर्वेशन की जरूरत है। इसके बाद वो कहते हैं कि देखो, ये रिजर्वेशन नहीं देने का नींव ना अंग्रेजों ने ही रख दिया था, ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया और उसके तहत उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बहुत स्मार्टली खेला हमारे साथ। डिवाइड एंड रूल में उन्होंने कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे बहुत ज्यादा डिवीजन करने की कोशिश की। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत से प्रोविजंस थे, जिसमें से एक प्रोविजन ये भी कर दिया था उन्होंने कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर वुमेन, मतलब कि किसी भी वुमेन को वुमेन ही वोट दे सकती हैं, ऐसा उन्होंने प्रोविजन किया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने की बात कही गई थी। तो जब भी फीमेल के रिजर्वेशन का मामला उठता था उस वक्त, तो दिमाग में यही आता था कि हमारी देश की जो यूनिटी है वो कहीं ना कहीं फिर से हैम्पर हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजों ने इसी तरीके से हमारी यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी। इसके साथ साथ हंसा मेहता एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर थी, और अच्छा, इस आर्टिकल को भी एक फीमेल नहीं लिखा है, आप लोगों को बता दूं। तो हंसा मेहता उनका नाम है, वो एक फीमेल थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर थी, और उन्होंने ये बोला कि हमको सीट्स नहीं चाहिए, कोटा नहीं चाहिए, रिजर्वेशन नहीं चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, लेकिन हमको सोशल जस्टिस इंश्योर कराइए, इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर कराइए, पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर कराइए। तो ये सब मामले थे जिसकी वजह से अभी तक रिजर्वेशन का मामला फंसा हुआ है। और इसके साथ साथ ये भी कुछ लोगों का कहना है, खास करके पुरुष समाज का, कि महिलाओं को यदि हम रिजर्वेशन दे देंगे तो इतने बड़े पोजीशन को संभाल नहीं पाएंगी, और उनको रिजर्वेशन यदि दे देंगे तो कहीं ना कहीं मैन के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो खत्म हो जाएगी। हालांकि आज के डेट में यदि आप देखेंगे तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे महिलाएं नहीं हैं, और उनका ये सोचना कि मैन का जो पोस्ट है वो खत्म हो जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं झूठा साबित हो रहा है। तो राइटर ये कहते हैं कि इमीडिएटली कोशिश करनी चाहिए कि फीमेल को भी रिजर्वेशन दिया जाए और उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा लोकसभा में किया जाए। लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसने पहला चैलेंज राइटर ने बताया है कि इसमें पहला चैलेंज इन्होंने बताया है कि मनी एंड मसल पावर। आज के डेट में देखिए, इलेक्शन वही जीतता है जिसके पास मनी पावर होता है और जिसके पास मसल पावर होता है। ये बात आप लोगों को भी अच्छे से पता है। लेकिन यदि मनी और मसल पावर की बात करें तो उसमें फीमेल का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अभी फीमेल का पूरे तरीके से हुआ नहीं है। यूं कहें कि अभी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना स्टार्ट हुआ है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं मसल और मनी पावर में ये फीमेल पीछे रह जाती हैं। और इसका डेटा भी दिया है राइटर ने कि जो एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें तो मात्र 14% एग्रीकल्चरल लैंड अभी भी फीमेल के नाम से है, मतलब बाकी सारा मेल के नाम से है। जो भी एग्रीकल्चरल लैंड पे काम करती हैं फीमेल, उनमें 40% ऐसी फीमेल हैं जिनका मालिकाना हक है, जिनके नाम से रजिस्ट्री है या जिनके नाम से खेत है, संक्षेप में बोले तो। बाकी सारे के सारे खेत जो हैं या जो लैंड ऑनरशिप है वो कहीं ना कहीं पुरुष समाज में ही निहित है, पुरुष समाज के ही पास है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि मनी एंड मसल पावर की जब बात आएगी तो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन काफी कम होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अभी भी मेल ये समझते हैं कि ये जो फीमेल है उनका काम है, ट्रेडिशनली इनका रोल है घर को संभालना, होम मेकर बनना, डोमेस्टिक जो काम है वो करना। तो इस वजह से भी उनको वहां पे अलाउ नहीं किया जाता है।
इसके साथ साथ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात की गई है कि अभी जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, तो इस वजह से भी फीमेल पीछे पीछे रह रही हैं। और जो राइटर लिखती हैं वो ये कहती हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि फीमेल को भी क्रिमिनल एक्टिविटी करना चाहिए ताकि वो पॉलिटिक्स में इंटर करें। राइटर का ये कहना है कि जो क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स है उसको मिनिमाइज किया जाए ताकि फीमेल के लिए भी रास्ता साफ हो सके, किसी तरीके का कोई डिटरेंस नहीं क्रिएट हो पाए, किसी तरीके से कोई हर्डल नहीं क्रिएट हो, किसी तरीके का कोई ऑब्स्टिकल नहीं आए, फीमेल भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि जो लोकल बॉडी है वो रिजर्वेशन तो दे दिया है, 1/3 रिजर्वेशन है। आप पंचायत की बात कर लीजिए या म्यूनसिपालिटीज की बात करिए, उसमें रिजर्वेशन तो दिया गया है फीमेल को। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो सरपंच बनती हैं महिलाएं या फिर जो म्यूनसिपालिटी में चेयरमैन बनती हैं, तो वो एक रबर स्टम्प स्टाम्प की तरह काम करती हैं। मतलब उसका सारा काम कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड करते हैं और महिलाएं सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए उनका यूज किया जाता है। तो इस पे राइटर यही बोलते हैं कि यदि वुमेन रिजर्वेशन बिल आएगा तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल से डिमांड आनी चाहिए कि जो भी एनोमलीज हैं पंचायती राज में या अर्बन लोकल बॉडीज में या फिर लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हो, तो ग्राउंड लेवल से डिमांड उठे तो ज्यादा अच्छा है और ज्यादा अच्छे तरीके से लोग उसको टैकल कर पाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी इसको टैकल कर पाएगी। हालांकि राइटर ये भी कहते हैं कि जब 2019 का इलेक्शन हुआ था तो उसमें कांग्रेस ने भी दावा किया था कि हम रिजर्वेशन बिल लेके आएंगे, फीमेल विमेन रिजर्वेशन बिल लाएंगे, कांग्रेस ने भी दावा किया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार 10 साल तक थी, कुछ नहीं किए। और इसके बाद बीजेपी की भी गवर्नमेंट 5 साल से ज्यादा हो गया, सेकेंड टेन्योर है, इन्होंने भी बिल लाने का कोई बात नहीं कहा। इसके बाद एक रेशियो और देते हैं राइटर, कहते हैं कि फीमेल का कंपेयर किया जाए जीतने के रेशियो से, तो फीमेल यदि कंटेस्ट करती है तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। इसके बावजूद उन्होंने डेटा दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने मात्र 13% महिलाओं को टिकट दिया है और बीजेपी तो 12% पे ही आके अटका हुआ है, 12% ही महिलाओं को टिकट दिया है। इससे अच्छा कंपैरेटिवली छोटी पार्टियां ज्यादा बेटर परफॉर्म की हैं। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है तृणमूल कांग्रेस का, टीएमसी जो पार्टी है, ममता दीदी की है शायद, तो उन्होंने 37% तक टिकट दिया है फीमेल को। और बीजेडी मतलब बीजू जनता दल, नवीन पटनायक जो उड़ीसा में है उनकी पार्टी है, उन्होंने भी 33% के आसपास टिकट दिया है फीमेल को। तो लास्ट में यही राइटर बताते हैं कि ग्राउंड लेवल से आवाज उठनी चाहिए और तब जाके एक बड़े लेवल पे सिविल सोसाइटी को आना चाहिए और रिजर्वेशन के मसले को सॉल्व करना चाहिए। आर्टिकल यहीं पे खत्म हुआ।